Please read the passage given below and answer the questions from question number 121 to 128 by selecting the correct oblique most appropriate options. Correct oblique most appropriate option. The other day, I received an unusual and very gratifying gift. I was gift. given a tree. मतलब कुछ दिन पहले मुझे एक बहुत ही संतोष देने वाला उपहार मिला और rather I was given a half of a dozen trees which would be planted on my behalf. मुझे एक पौधा दिया गया और लगभग कितना तो आधा दर्जन पेड़ दिए गए. अच्छा दे दिया जिसको मेरी ओर से लगाया जाना था. I had been invited to give a talk to an organization. मुझे एक संस्था में भाषण देने के लिए भी आमंत्रित किया गया था. I had been invited to give a talk to an organization. After such events, the speaker is usually given a token gift. ऐसे कार्यक्रम में ऐसे कार्यक्रम के बाद में जो स्पीकर था उसको स्मृति चिन्ह के रूप में कुछ उपहार दिया जाता है. आपको पता होगा. पता है. Sometimes the gift is that of a pen. कभी वह पेन भी हो सकता है और something usual या फिर कुछ important चीज भी हो सकती है जो यूजफुल हो. Often the gift is in the form of a plaque or similar commemorative token. तो वही इस प्रकार के जो चीजें होती है वो अधिकतर स्मृति चिन्ह के रूप में उपयोग होता है. However, well meant such gifts are destined to gather dust in forgotten corners. जिसका भाग्य होता है ना उसी को ये चीज मिलता है. जिसकी डेस्टिनी हो वही तो लक हो, भाग्य हो उसी को मिलता है. Which is why I was agreeably surprised to be given a scroll which attested that in a designated plantation established for the purpose, six trees would be added in my name as part of green movement being sponsored by organization. डबल ES होता है तो ट्रेस लिख दिया. तो इसी कारण से मुझे बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ कि मुझे एक प्रमाण पत्र भी दिया गया जिसमें यह प्रमाणित किया गया कि संस्था के द्वारा जो हरित आंदोलन चलाया जा रहा था उसका मैं एक पार्ट था और पौधारोपण जो प्लांटेशन होता है उसमें मैंने 6 पेयर ट्रीज लगाए. In an increasingly environmentally conscious world, the gift of a living tree or plant makes for a perfect present. आज के बढ़ते पर्यावरण जागरूक संसार में जीवित पेड़ या पौधा उपहार में देना एक सबसे उत्तम उपहार माना जाता है. और ये होना भी चाहिए. बिल्कुल सही. सम्मान में एक प्लांट जरूर देना चाहिए. The tradition of giving and receiving gifts has increasingly become a highly evolved marketing exercise. उपहार देने और प्राप्त करने की परंपरा धीरे धीरे एक अत्यधिक विकसित व्यावसायिक गतिविधि मार्केटिंग एक्सरसाइज बन गई है. हाँ सही है. Apart from festivals like Diwali, Holi, Christmas, Eid and others, a whole new calendar of celebrity events has been created to promote the giving of gifts. दिवाली हो चाहे होली हो चाहे क्रिसमस ईद हो कई सारे त्योहारों में जब हम उपहार को बढ़ावा देने के लिए करते हैं तो उसमें कई उत्सव भी मनाए जाते हैं जैसे कि मदर्स डे है, फादर्स डे है, टीचर्स डे है, वैलेंटाइंस डे है एंड सो ऑन एंड ऑन. What do you give to people, friends, relatives, spouses, children, parents, employees, clients, well-wishers who have more or less everything or at least everything that you could afford to give them as a gift? आप उन लोगों को मित्रों, रिश्तेदारों, पति पत्नी, बच्चों, माता पिता, कर्मचारियों, ग्राहकों और शुभ चिंतकों को जिनके पास में सब कुछ है
कम से कम वह कुछ सब कुछ भी तो है जो उन्हें देने में सक्षम है, क्या वह उपहार नहीं दे सकते? अनदर शर्ट और कुर्ता, क्या वह एक कुर्ता या शर्ट भी नहीं दे सकते? अनदर बॉटल ऑफ सेंट और आफ्टर सेव, क्या वह सेंट या सेव की बोतल भी नहीं सकते? अनदर बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, चॉकलेट्स की भी बॉक्स नहीं दे सकते? अनदर एनी अदर, या कुछ और। आइए अब क्वेश्चंस में हम ध्यान देते हैं सर। What usually happens to the gifts he or she received? जब उसे उपहार मिला तो हुआ क्या? He uses them if he needs them. वह जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करता है। He gives them away as gifts to others. वह उन्हें दूसरों के उपहार के रूप में दे देता है उस गिफ्ट को। They are put away and forgotten. वह इकट्ठा करता है और भुला देता है। इसको पढ़ के देखना पड़ेगा। He keeps them religiously as mementos. उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में बहुत संभाल करके रखता है। क्या करता है चंपकलाल जो है? ये होगा कौन सी? थर्ड, दे आर पुट अवे एंड फॉरगॉटन। पक्का? लग तो वही रहा है, लिखा है ना, such gifts are designated to gather dust in forgotten corners. किधर लिखा है सर? ये लिखा है however well meant के बाद। किधर लिखा है सर? however well meant such gifts How well meant such gifts are destinated to gather dust in forgotten corners. पड़े ही रहते हैं। हाँ? इन लोग की फिर किस्मत ही बन जाती है डस्ट किनारों में पड़े रहना। मतलब उनको लगाना चाहिए था, उनका यूज करना चाहिए था। किसका? गिफ्ट का। तो क्या हुआ? उसको रख दिए कोंटा में सजा के कबर्ड में। तो वही तो आंसर थर्ड होगा। बिल्कुल सही। दे आर पुट अवे एंड फॉरगॉटन, भूल जाते हैं, एक जगह रख दिए फिर भूल गए। वैसे करोगे क्या आप? The gift received by the writer was a marketing exercise, environment friendly, very expensive, या gathering dust in a corner। मतलब जो गिफ्ट है जो लेखक को मिला था वो कौन सा गिफ्ट मिला था? मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या लिखा है। द गिफ्ट रिसीव बाय द राइटर वॉज। ये करता क्या है उसका, ये जानना चाह रहा हूँ। कौन? उस गिफ्ट का? तो आई वॉज एग्रीवेबली सरप्राइज टू बी गिवन अ स्क्रॉल विच अटेस्टेड in a designated plantation established for the purpose 6 trees would be added in my reign in my name as part of green movement being sponsored by organization। तो ये इको फ्रेंडली तो है। इधर लिखा है प्लांट इको फ्रेंडली होता है। पर मेरे को ये जानना है ये डस्ट भी नहीं खा रहा है। कौन? ये कहीं लिखा ही नहीं है कि वो पड़ा रहता है कहीं पे। तो मेरे को लगता है सेकंड। तू अभी बोला ना पड़ा रहता है गिफ्ट करके। तो वो बोल रहा है क्या कि जब गिफ्ट देते हैं तो कोंटा में पड़ा रहता है। ये कहीं लिखा ही नहीं है कि ये अपना गिफ्ट को फेंक दिया था कोंटा। तो ये क्या किया अपना गिफ्ट को? लिखा ना आई वॉज गिवन अ ट्री और रादर आई वॉज गिवन अ हाफ ऑफ डजन ट्रीज। वो तो पता है। क्या? उसके बाद ये कहानी बता रहा है। इसकी लो ऑफन बोल रहा है कि अधिकतर टाइम में ऐसा होता है कि पड़ा रहता है। ये थोड़ी फेंका उसको। अरे ये इसको मिला क्या यार? द गिफ्ट रिसीव्ड बाय द राइटर बोल रहे हैं। प्लांट मिला। हाँ। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा फिर। हाँ सेकंड होगा। वही तो बोल रहा हूँ कब से मैं। Why do you not very much care for it when you receive a shirt or a kurta as a gift? आपने क्यों उसका केयर नहीं किया बताइए जब आपको शर्ट या कुर्ता मिलता है तो? ये भी कहीं लिखा हुआ था नीचे में तो लिखा है। तो लिखा भी है यहाँ पर। What do you give to people, friends, relatives, spouses, children, parents, employees, children, well-wishers who have more or less everything or at least everything? अरे
that you could afford to give them as a gift another shirt or kurta. Another shirt or kurta. हाँ. अरे, So you already have so many of them. तुम्हारे पास ऑलरेडी है रहता है ना, तभी तो another बोला ना. मतलब The giver had to spend a lot नहीं होगा. नहीं. तुम्हारे पास ऑलरेडी कुर्ता है, हम्म, इसलिए तुमको और नहीं चाहिए. बस. कलर का तो नहीं है, सेकंड ही होगा. और क्या. ग्रेटिफाइंग. ग्रेटिफाइंग का मतलब क्या होता है सर? ग्रेटिट्यूड से बना है ये ग्रेटिफाइंग. एनॉय तो नहीं होगा. अबे एनॉय का मतलब मजाक उड़ाना होता है यार. नाराज रुकना, नाराज रुकना. नाराज होना. 45 का मतलब क्या होता है? ग्रेटिफाइंग गिफ्ट. अनयूजुअल एंड ग्रेटिफाइंग गिफ्ट. Hmm. 45 तो नहीं होगा. गिविंग भी नहीं हो सकता. सेटिस्फाइंग ही होगा, सेटिस्फाइंग ही होगा. क्योंकि वही बहुत नियरर है. हालांकि सेटिस्फाइंग भी मेरे को मैच होते तो नहीं दिख रहा. ओहो. द वर्ड डिस्टाइंड, उसका मतलब क्या होता है? फैटेड. डेस्टिनी से निकला है. डेस्टिनी मतलब फेट. तो फेट वही तो फर्स्ट. fated. luck. फर्स्ट फेट. नेम द Name the पार्ट. part of a speech of the underlined word in the following clause. Which क्या है? Relative pronoun. Which is why I was agreeably surprised. रिलेटिव प्रोनाउन. Okay. Identify the part of the following sentences which has an error in it. भाई किसमें error है भाई? Your claim ought to succeed. In that case, the damages will be substantial. Ought to succeed होना चाहिए. Your claim उसी केस में succeed होंगे. When the damages will be substantial. C लग रहा है. थर्ड C. क्या? When the damages will be substantial. कुछ ज्वाइन करने के लिए है ही नहीं. Your claim out to succeed in that case. The damages. अबे क्या बोलता है? When the damages बोल रहा है तू? कुछ ज्वाइन ही नहीं कर रहा है. The damages will be substantial मतलब क्या है? If the damages, कुछ तो ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन रहना चाहिए. No sir, second number wrong है. No. हाँ तो इन केस होगा. दैट नहीं आएगा. बी. हाँ, तो फिर चुसली हो. तू यार. The writer was thrilled when he was given. The writer was thrilled when he was given a tree 6 tree supply pen. Thrilled मतलब? Thrilled मतलब उत्साहित होना. तो कब उत्साहित हो गया हो? जब उसको पेन वैन तो मिला ही नहीं है. प्लैग भी नहीं मिला है. तो क्या मिला है? उसको पेड़ मिला था. अ ट्री होना चाहिए. किसकी पेड़ मिली थी? भाई तो देखना है कि क्या मिला क्या था उसको. अ ट्री. क्या ट्री? फर्स्ट. पक्की? अ ट्री. बाद में 6 ट्री उसके नाम पे लगाता है. अ ट्री. नहीं. 6 ट्रीज बोल रहा है क्या? बता देता हूँ. अ ट्री होगा ना. उसको मिला एक ही ट्री है. पक्का? क्या होगा आंसर? बता देता हूँ. क्या होगा?
इसका आंसर होगा अ प्लेग। अब प्लेग मिला ही नहीं है उसको तो। रोमांचित हुआ भाई वो जब उसको अ प्लेग मिला तो। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? एक मिनट, लिखा भी था यहाँ पर देखना। प्लेग का आया था ना कहीं पर तो आया था। वो दिख रहा है, द गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेग और सिमिलर। किधर लिखा है? ऑफन लिखा है, मेरे को तो नहीं लगता होगा, प्लेग तो नहीं होगा। कहाँ पर लिखा है? नॉर्मली गिफ्ट जो है वो प्लेग और सिमिलर किधर लिखा मेमोटिव कहाँ है? टोकन के फॉर्म में होता है, ऑफन के बाद किधर ऑफन है? 4th या 5th लाइन। नहीं, ऑफन द गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेग बोल तो दिया। ऑफन बोल रहा है, वो राइटर को नहीं मिला था तो ऑफन, नहीं है। अरे गजब करते हैं। सामान्यतः प्लेग का मतलब समझते हैं आप? प्लेग, टोकन, मेमोंटो, तो प्लेग नहीं मिला वही उसको तो बातें हैं आज मोमेंटो। तो वो नहीं होगा, ट्री मिला था उसको। हाँ, प्लेग ही है। बट या तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वह लेखक को जब was thrilled when he was given, जब उसको खुशी तब मिलता है जब उसको प्लेग मिलता है। तो वही उसका तो कहना ही नहीं है कि उसको क्या मिला, उसको प्लेग मिला मिलता ट्री है। मिलता, हाँ, पर उसको खुशी बोलता है, उसको अनयूजुअल अरे मिला। मतलब उसको अगर प्लेग मिलता ना तो हाँ। ज्यादा वो खुश हो जाता। हाँ, क्योंकि नॉर्मली उसको बढ़िया मिला सजा के उसको रखते हैं, ट्री। उसको पेड़ वेड़ से पसंद नहीं है। तो नेक्स्ट है रीड द पैसेज गिवन हाँ। बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। with more than 300 is 3000 languages sorry currently spoken. with more than 3000 languages currently spoken, English undoubtedly is amongst the richest amongst the richest of all languages. वर्तमान समय में 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। Oxford English Dictionary list about The Oxford English Dictionary lists about 500,000 words, of which only 2 lakh are frequently used. अंग्रेजी तो आप जानते ही हैं सर, इंग्लिश सारे भाषाओं में से एक है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में लगभग 5 लाख शब्द जो है, बाप रे, टेक्निकल 3 lakh words are technical, उसमें से लिस्टेड है, जिसमें से लगभग कितना that can come लिखा है ना यहाँ पर, चाइनीज कितना 2 लाख फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। हाँ। और 3 लाख तो टेक्निकल है, टेक्निकल जो जनरली यूज होते ही नहीं है। This is because the balance 3 lakh words इसके are पास technical जो and language not आती found है। in ordinary dictionaries। उसको आपको ordinary dictionaries में भी देखने को नहीं मिलता है। This only language that can come near English is Chinese। चाइनीज तो इंग्लिश जो आया हुआ है सबसे नियरेस्ट अगर कोई उसका लैंग्वेज है तो वो चाइना है, चाइनीज से बन के आया है। इंग्लिश के बाद कोई सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो चाइनीज। हाँ। Apart from being the richest language, English also boasts of being one of the most widely spoken, second only to Mandarin Chinese। अगर सबसे ज़्यादा लैंग्वेज अगर बोला जाए, जो बोला जाता है, तो वो है इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश के बाद मंदारिन चीनी, वो सेकंड नंबर में है। चाइनीज सही था, मैंड्रिन। This remarkable achievement is only because of the one thing that we all love to do, copy. Sista, for example, is of Spanish origin. Sputnik, रशियन, as you must be aware of, has a Russian origin. रेस्टोरेंट Restaurant is from Super. France, and super from Germany। मतलब सिस्ता स्पेनिश मूल का शब्द है। स्पुतनिक जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि वो रशियन शब्द है। रेस्टोरेंट फ्रांस शब्द है और सुपर जर्मनी शब्द है। इवन तो बिफोर द बर्थ ऑफ द जीनियस, किधर से? विलियम शेक्सपियर, व्हाट जीनियस Even before the birth of the genius of drama, William Shakespeare, adopted the from word Greek. genius and dramas were adopted from Greek। Now you must be wondering if English has anything original about it। Well, find it out. No sir,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विलियम इंग्लिश के शेक्सपियर। खुद के ओरिजिन के वर्ड नहीं हैं, उसमें से ग्रीक के बहुत सारे वर्ड हैं, तो इंग्लिश खुद का ओरिजिनल नहीं है, मिक्सचर है डिफरेंट लैंग्वेज का। जीनियस ड्रामा ये सब विलियम शेक्सपियर के बाद ही के आया है, पहले से ही आ गया था। तो यह जो जानकर आपको बड़ा खुशी होगा कि इंग्लिश एक ऐसा है जो खुद से वर्ड बनता है, जिसमें आप खुद Try बना to सकते guess हैं। and read and then read on. हाँ, did you ever try to find out how many different words of A English modern novelist we use has in a our daily vocabulary. life? क्या आपने कभी पता लगाया या जानने की कोशिश किया कि हम अपने डेली लाइफ Anywhere में between 10 to कितने इंग्लिश 15,000 वर्ड्स यूज words. करते हैं? Try to guess and then read on. A modern novelist has a vocabulary of anywhere between 10 to 15,000 words. एक बार अनुमान लगाइएगा और पढ़िएगा कि जो नॉवेलिस्ट है ना, लगभग 10,000 से 15,000 वर्ड वो यूज करते हैं अपने नॉवेल में। नॉवेलिस्ट के पास इतना का तो वोकैबुलरी होती है। विलियम शेक्सपियर यूज 30,000 वर्ड्स। द विलियम शेक्सपियर यूज 30,000 वर्ड। उन्होंने 30,000 वर्ड यूज किया है। एंड द ओनली राइटर टू कम क्लोज टू हिम वाज जेम्स जॉयस इन यूलिसिस। जेम्स जॉयस ने यूलिसिस में लिखा था, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने क्या लिखा? उसने भी लिखा होगा। We We normally have a vocabulary of about 10,000 words, of which only 5,000 are used in everyday conversation. 10,000 वर्ड में से 5,000 वर्ड तो हम डेली बातचीत के लिए यूज कर लेते हैं। This leads to a limited variety of words. This is because we repeat a lot of words in conversation and in writing. It is the try counting it in this article and you will have proof of it. तो आप बार बार जो है यूज करते रहिए, डाइवर्सिटी देखने को हमको मिलता है। यस सर। और बहुत सारे वर्ड है जिसको हम लोग बार बार भी रिपीट करते हैं और इसीलिए हम शब्दों को बार बार दोहराते हैं। द का यूज हम बहुत बार करते हैं। In our everyday conversation we use a limited number of words because actually हम limited number of words यूज करते हैं, अनलिमिटेड नहीं है। क्या भाई हम अनलिमिटेड थोड़ी है, हमारी वोकैबुलरी अनलिमिटेड नहीं है। वी आर नॉट अ जीनियस लाइक शेक्सपियर। गलत। Everybody is not highly educated. We repeat a lot of words यार। Frequently repeat a lot of words. Fourth हो गया। Frequently बोला था। Frequent मतलब होता है repeating a lot of words. How many words are usually used by an English speaking person? Like कितने words उन्होंने यूज कर 10 to 15,000 लिखा है ना। 10 to 15,000 तो फोर्थ वाला होगा 15,000। 15,000 होगा क्या? यस। नो सर, 5,000। हाँ रुकिए सर, मेरे को तो इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन सर, नॉवेलिस्ट की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन का देखिए ना जी। हाँ तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ किधर लिखा है? With more than 3,000 languages currently spoken English. More than 3,000 का मतलब क्या है? 5,000 और क्या? 10,000 तो होगा नहीं। वो नहीं तो एक मिनट मेरे को समझना पड़ेगा क्वेश्चन। अब देखिए 10 और 15,000 तो हो नहीं सकता। हाँ, क्योंकि दोनों नॉवेलिस्ट यूज करेंगे। यच। अब 3,000 और 5,000 के बीच में कुछ होगा। बिल्कुल। तो अब 5,000 होगा। 3,000 तो बहुत कम हो गया। Which of the following words is most often used in English language? सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सा वर्ड यूज होता है? द। ये तो मेरे को नहीं पता। वन तो नहीं होता। कि ए यूज होता है, कि इज, कि वन। मेरे को तो ए लगा है ना, वहाँ पर बताया था ना द यूज होता है। तो मैं नहीं पढ़ पाया था। The word that is similar in being to the word remarkable. Remarkable मतलब महत्वपूर्ण। रेमेडियल नहीं होगा ना, उसका मतलब महत्वपूर्ण थोड़ी होता है। रिमेनिंग का मतलब एस्टोनिशिंग होगा। फर्स्ट एस्टोनिशिंग, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। पर एस्टोनिशिंग भी करेक्ट नहीं है भाई। सिमिलर बोल रहा है तो ये सिमिलर है, करेक्ट नहीं। द वर्ड दैट इज ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का ऑर्डिनरी मतलब साधारण, कॉम्प्लेक्स। थर्ड
असाधारण। स्पेशल, हाँ यार स्पेशल। Which part of speech is the underlined word in the following sentence? Did you ever try to find out? Ever adjective नहीं है सर, एवर कहाँ से एडजेक्टिव होगा? वो प्रोनाउन भी नहीं है और वो वर्ब भी नहीं है, वो एडवर्ब ही होगा। और क्या, और क्या। ट्राई को कर रहे हैं ना, एवर ट्राई एडवर्ब। English is the most widely used language in the world because Shakespeare has written in English. No. It is the richest language. No. It has taken word from other languages. ये होगा थर्ड। It has 500,000 of words in it. थर्ड ही होगा और क्या। 500,000 कैसे होगा? थर्ड सर। माना ज़्यादा है बट ज़्यादा ही है सर, continuous assessment focuses on कंटिन्यूअस CCE, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट, CCA। तो क्या होता है उसमें, CCA में? सबमेटिव और फॉर्मेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकता, थर्ड तो नहीं होगा। आउटकम एंड अचीवमेंट बेस्ड असेसमेंट मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को फर्स्ट वाला लग रहा है। देखिए, कंटिन्यूअस असेसमेंट का मतलब जो होता है कंटिन्यू असेस करना, उसी को बोलते हैं कंटिन्यू असेसमेंट, जो एक्टिव प्रोसेस होता है। और यहाँ पर बात हो गया फॉर्मल असेसमेंट का, जिसको FA बोलते हैं। मेरे को फोर्थ भी लग रहा है। और इनफॉर्मल असेसमेंट तो मेरे को समझ में ही आज तक नहीं आया क्या है। अब बात आ जाता है इनफॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव और आउटकम एंड अचीवमेंट बेस्ड असेसमेंट। थर्ड होगा। थर्ड कैसे होगा? फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों का मिक्सिंग होता है भाई, वही कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट बोलते हैं। अच्छा सॉरी, सबमेटिव असेसमेंट है ना, तो फिर तो CCA उसमें होगा ना जी आपका। फॉर्मेटिव असेसमेंट दोनों रहेगा, समेटिव और फॉर्मेटिव दोनों रहेगा। थर्ड वन इज द राइट आंसर। तो फिर प्री रीडिंग। भाई आप बच्चे का बॉडी लैंग्वेज को नहीं ध्यान देते हैं, हाँ, तो वो इनफॉर्मल हो गया और क्या। प्री रीडिंग एक्टिविटी आप करवाते हैं इन क्लास इज टू। क्या करता है प्री रीडिंग, क्या को बताता है? कनेक्ट लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज विथ व्हाट शी लर्न्स इन द रीडिंग टेक्स्ट, कनेक्ट लर्नर्स विथ वन अनदर, enable learners to know about the story which they would read ahead, या all of this? थर्ड वाला तो लग रहा है, enable learner to know about the story। आगे जो पढ़ेंगे उसके बारे में प्री रीडिंग में पता चलता है, ठीक है। और नहीं समझ रहा है प्री रीडिंग एक्टिविटी का करवाने का मतलब क्या है भाई? रुकना पढ़ने देना। कनेक्ट लर्नर और एक दूसरे से भी कनेक्ट करता है, तुम रीडिंग कर रहे हो कि मैं सुनूंगा। नहीं समझ पाया ना, वही बोल रुकना अरे प्री रीडिंग क्लास में क्यों होता है? फर्स्ट वाला होगा। तो फिर लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज विद व्हाट शी लर्न्स इन द रीडिंग टेक्स्ट। भाई पहले जो पढ़ी है वो करेंट नॉलेज से कनेक्ट करना ही एसोसिएशन कहलाता है। वो सब पता है। अभी ये प्री रीडिंग का मतलब वो नहीं है। प्री रीडिंग का मतलब ये है कि रीडिंग से पहले जो एक्टिविटी आप कराते हैं, तो पिछले पार्ट में आप क्या पढ़े हैं वो कनेक्ट करता है उसको, तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में वो गिवन रहता है, इसीलिए कनेक्ट लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज। जैसे अब मान लीजिए आप पढ़ाएं इसके पहले लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अब नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाना है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, तो आप पहले उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे प्री रीडिंग में कि भाई लैटिट्यूड क्या है, उसके बारे में पढ़ लो, क्योंकि आगे जाके फिर रोटेशन रिवॉल्यूशन में तुम कैसे समझोगे। तो फिर तो वो सब उसी का है। पेडागोजिकल ग्रामरिज्म। पेडागोजिकल ग्रामर किसको बोलते हैं? पेडागोजिकल ग्रामर, ग्रामर ऑफ पेडागोजी को बोल देते हैं क्या? पेडागोजिकल ग्रामर, ग्रामर विद फॉर्मल फॉर टीचर्स, ग्रामर इज कंटेस्ट, ग्रामर फॉर टीचर होगा मेरे को लगता है। यार रुक तो, ग्रामर इन कंटेस्ट टू कनेक्ट ग्रामर पॉइंट्स विद रियल लाइफ कंटेस्ट। थर्ड वाला होगा, रियल लाइफ कंटेस्ट वाला हो जा रहा है। कौन सा वाला है? थर्ड। रियल लाइफ से कनेक्ट करेगा तब तो ग्रामर पेडागोजी। व्हाट आर दिस वर्ड्स नोन एज? द और ए, ये तो आर्टिकल्स है।
किधर है आर्टिकल इसमें दिया है नहीं। साइट वर्ड्स है कि फॉर्म वर्ड्स है कि यूज वर्ड्स है कि अनइम्पोर्टेंट वर्ड तो है। सबका मिक्सचर है यार, अनइम्पोर्टेंट तो नहीं है, फोर्थ तो गलत है। ये सारे जो वर्ड्स ना सर, ये फॉर्मेशन में यूज होते हैं, सेकंड होगा। साइट वर्ड्स है, साइट वर्ड्स। तो देखने, बस देखने के लिए होते हैं, तो जीवन में पहली बार पढ़ रहा हूँ। साइट वर्ड्स, देखो और खुश रहो, देखने के लिए होते हैं। देखो और खुश रहो। टीचर A teacher gives a puzzle to her class 8th students and asks them to solve it by speaking out how they solve it. What is this strategy known as? क्या जानने की कोशिश कर रही है वो टीचर। स्पीकिंग अलाउड, थिंक अलाउड, प्रोटोकॉल, लिसनिंग या पिक्चर रीडिंग। सीधा सीधा एक टीचर है जो क्लास 8 के बच्चों को एक पजल देती है और कहती है कि उसे वो सॉल्व करे, और ये बताते हुए कहती है कि वो उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, स्पीकिंग अलाउड नहीं होगा। हाँ, थिंक अलाउड प्रोटोकॉल लग रहा है। लिसनिंग स्ट्रैटेजी तो नहीं है। पिक्चर रीडिंग तो होगा ही नहीं। ये पिक्चर रीडिंग भी हो सकता है, पिक्चर की पजल होगी तो। थिंक अलाउड प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? थिंक अलाउड ही होगा। थिंक अलाउड प्रोटोकॉल का मतलब ये है, जो भी आप सोच रहे हो उसके मुंह के माध्यम से बताते जाओ ताकि मैं ब्लैक बोर्ड में लिख सकूं। उसी को बोलते हैं हाँ, थिंक अलाउड। मतलब मैं क्वेश्चन लिख दिया ब्लैक बोर्ड में मैथमेटिक्स का, ये डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चा बोलते जा रहा है, मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही जवाब। संस्कृत इन इंडिया टुडे इज अ संस्कृत मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नहीं, क्लासिकल लैंग्वेज भी है भाई। एंड अ क्लासिकल। बस क्लासिकल भाई, संस्कृत क्लासिकल। मॉडर्न और क्लासिकल दोनों है। A teacher of class 7th asked her students to read a short story. शॉर्ट स्टोरी पढ़ने के लिए एक टीचर बोलती है 7th क्लास के बच्चों को, एंड कम टू द क्लास, और क्लास में आइए, है ना। She asked them to discuss the major points of the story. फिर वो डिस्कस करने के लिए बोलती है मेजर पॉइंट्स को, मेजर पॉइंट्स इन ग्रुप्स में, है ना। एंड प्रेजेंट देम टू द होल क्लास, और ग्रुप में प्रेजेंट करना है। व्हाट इज दिस रीडिंग नोन एज? इंटेंसिव रीडिंग, रीडिंग विद अ पर्पस, रीडिंग फॉर थिंकिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव का मतलब समझते हैं सर आप? एक्सटेंसिव नहीं है। अरे इंटेंसिव बोलता हूँ तो। इंटेंसिव मतलब डीपली रीड करना, तो वही होगा, इंटेंसिव रीडिंग होगा। उसमें क्योंकि एनालाइज भी करना है बच्चों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताना है, तो रीडिंग विद अ पर्पस नहीं होगा, रीडिंग फॉर थिंकिंग भी नहीं होगा। दो ही तरह का रीडिंग होता है, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। पढ़ने तो दीजिए जरा आगे अच्छा, क्वेश्चन पढ़ना है। इंटेंसिव रीडिंग जो है, हाँ, वो डीपली कहता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या स्कैनिंग या स्कीमिंग हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। नहीं, रीडिंग विथ अ पर्पस, हाँ, क्या एक किसी पर्पस के लिए रीड कर रहे हैं? वे भी नहीं है। हाँ, रीडिंग फॉर थिंकिंग, क्या कुछ सोच करके पढ़ाई कर रहे हैं? वो नहीं। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिव मतलब उससे मेजर पॉइंट निकालना। वही तो निकाले हैं लोग, तो बोला ना, extensive डिस्कस द reading। मेजर पॉइंट। उसका व्याख्या नहीं करना है, इंटरप्रिटेशन नहीं करना है उसका। हाँ, उसका मेजर पॉइंट निकालना है, तो उसी को तो एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। एक्सटेंसिव बोलेंगे। तो फिर इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज। हाँ, इंग्लिश जो है, हाँ, उसको कौन से रूप में स्थान नहीं मिलता है? फर्स्ट लैंग्वेज तो मिलता है। फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश? नहीं यार, मदर लैंग्वेज। हाँ यार, फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो है, इंग्लिश यूज करते हैं। सेकंड लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम, थर्ड लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो है, वो सेकंड लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी है सर, आप कुछ भी लेके चलिए। कहीं भी हो मदर टंग है हिंदी, इंडिया में तो नहीं है। बॉटम अप, बॉटम 144। किसकी बॉटम? बॉटम अप प्रोसेसिंग इन लिसनिंग इज टू। एक मिनट।
बॉटम अप। हाँ जी, बॉटम अप प्रोसेसिंग। इन लिसनिंग इज टू। हम्म। बॉटम अप प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं पता है आपको? नो सर। डिकोड मैसेजेस मूविंग फ्रॉम साउंड्स टू वर्ड्स, हम्म। phrases, clauses and other grammatical elements to sentences। पता ही नहीं बॉटम। क्या इस तरीके के वाक्य जो फ्रेसेस है, सेंटेंसेस है, वर्ड्स है, उनको ग्रामेटिकल फॉर्म में पहुंचाना, समझना, डिकोड करना, डिकोड द ओवरऑल मैसेजेस ऑफ द डिस्कोर्स एंड मूव डाउन द माइक्रो लेवल यूनिट्स, उसको बड़ा माइक्रो लेवल में कन्वर्ट करके समझना छोटे रूप में। अच्छा। या इनकोड ऑल द साउंड्स फ्रॉम स्पीकर टू लिसनर, इनकोड करना स्पीकर से लिसनर में। हाँ, स्पीकर से लिसनर तक। या यूज मल्टीपल वेज टू डिकोड द मैसेजेस। तो बॉटम अप का मतलब होता है फर्स्ट वन, डिकोड मैसेज, मैसेजेस को डिकोड कर देना। मूविंग फ्रॉम साउंड टू वर्ड्स। हाँ, साउंड से वर्ड आप सुने फिर लिख दिए, उसी को बॉटम अप। जितने भी ग्रामेटिकल एलिमेंट्स बॉटम अप मतलब ऊपर से नीचे की ओर। यस। Which of the following? What is the following strategy known as in reading? The text is read more slowly। अगर आप धीरे पढ़ रहे हैं एकदम and in डिटेल फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? To get the gist और overall sense of the text स्कैन कर रहे हैं फिर आप ऐसे में, तो जहाँ तक नहीं, समराइजिंग तो नहीं होगा। रुकिए। The text is read more slowly, स्लोली आप कर रहे हैं, और इन डिटेल टू गेट द जिस्ट और ओवरऑल सेंस ऑफ द टेक्स्ट। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से पढ़ना, उसी को बोलते हैं स्कीमिंग। और स्कैनिंग, स्कैनिंग एकदम उसको पूरा कहानी को बोलना चाहिए। मेरे को भी स्कैनिंग लग रहा है, फर्स्ट लग रहा है स्कैनिंग। इसमें आंसर गलत दे दिया, थर्ड डाल रहा है स्कीमिंग करके। स्कीमिंग तो वो तो बहुत जल्दी सरसरी तौर में पढ़ते हैं यार स्कीमिंग को, उसमें डिटेल फॉर्म में नहीं पढ़ते। स्कीमिंग तो उसका बस मेन उसका जो है थॉट निकालते हैं, हाँ, और आगे पढ़ते हैं। तो ये नहीं ना, विलोपित क्वेश्चन, विलोपित है ये, बेवकूफ कहेगा। तो स्कीमिंग नहीं हो ही नहीं सकता यार। नेक्स्ट, अ टीचर आस्क her learners of class 7 to refer to the textbook of history and find the theme which can be connected with English language text for writing an essay. What is this practice known as? Language and social science learning, language across the curriculum, language is learning, language and history integrated learning. एक टीचर जो है 7th की, वो बच्चों से बोलती है कि आप हिस्ट्री का बुक देखिए और उसमें ऐसे क्या कीजिए, टू रिफर द टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री, फाइंड अ थीम ढूंढिए, थीम जो कनेक्ट करे इंग्लिश लैंग्वेज से और जिसको आप ऐसे के फॉर्म में लिख भी सको। तो बताओ इस तरीके के प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे? लैंग्वेज एंड अक्रॉस द करिकुलम लग रहा है मेरे को सेकंड। ये अक्रॉस द करिकुलम, ये फोर्थ भी लग सकता है, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री इंटीग्रेटेड लर्निंग। नो सर, पर अक्रॉस द करिकुलम मेरे को ज्यादा लगता है, ज्यादा अक्रॉस द करिकुलम, क्योंकि आप 2-3 सब्जेक्ट का यूज कर रहे हो समझने के लिए। अक्रॉस द करिकुलम होगा। मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ रिसोर्स, एज अ रिसोर्स मींस। हाँ, मल्टीलिंगुअलिज्म बताइए। टीचिंग मैनी लैंग्वेज तो नहीं होगा। लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस इन स्कूल, यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स एज अ स्ट्रैटेजी इन स्कूल, प्रमोटिंग ऑफ लैंग्वेजेस थ्रू कंटेंट। मल्टीलिंगुअलिज्म हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा। तो उसमें क्या होता है, लर्निंग मैनी लैंग्वेज। अरे भाई, स्कूल में लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस कैसे होगा जी? सेकेंड लग रहा है। यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स एज स्ट्रेटजी इन स्कूल, ये हो सकता है भाई। स्ट्रैटेजी तरह यूज कर रहे हो ना, डिफरेंट भाषा के वर्ड्स का यूज करके और फिर समझना। वही चीज़ है, राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग और पब्लिक राइटिंग। पर्सनल राइटिंग, स्टडी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग और पब्लिक राइटिंग। तो देखो, डायरी राइटिंग तो पर्सनल राइटिंग है,
डायरी किसी को दिखाते नहीं है, तो ए का सेकंड हो गया, ठीक है। अब पब्लिक राइटिंग हो गया लेटर ऑफ कंप्लेन, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग हो जाएगा ट्रैवलॉग। तो ए का सेकंड है और डी का फर्स्ट है, तो देखते हैं ए का सेकंड है नंबर और डी का फर्स्ट है, तो सेकंड नंबर होगा। अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप ऑफ 5 बच्चों के रूप में वो ग्रुप डिवाइड कर देती है एक टीचर एंड एलोकेट्स डिफरेंट थीम्स ऑफ द ग्रुप्स टू द ग्रुप्स। और ग्रुप्स को वो डिफरेंट एलोकेट्स वो क्या करती है, कर देती है। द ग्रुप्स हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ग्रुप को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है ऑन द थीम्स एंड राइट रिपोर्ट टू द प्रेजेंटेड टू द क्लास, और रिपोर्ट प्रेजेंट करना है क्लास में। व्हाट इज दिस एक्टिविटी नोन एज, कौन सा है भाई ये? असाइनमेंट दिया गया क्या उसको कि प्रोजेक्ट वर्क है या राइटिंग वर्क है या रिसर्च है? ये असाइनमेंट तो नहीं है, असाइनमेंट रहता तो वो राइटिंग वर्क हो जाता, इसमें उसने राइटिंग वर्क की बात ही नहीं की। असाइनमेंट में राइटिंग वर्क आएगा ही आएगा, तो देख लेना। बात आया इसमें राइटिंग वर्क और असाइनमेंट होगा नहीं, रिसर्च करने के लिए ये बोल रिसर्च क्यों लग रहा है? रिसर्च अलग चीज है। नहीं, ये ग्रुप में है ना, तो ग्रुप में प्रोजेक्ट वर्क होगा। सेकंड, आई डोंट नो। ब्लास्टिंग प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व्स, बताइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग। ओ बोल रहा है कि प्रोसेस राइटिंग में आपको कौन सा लोगे आप? नहीं, देखिए इसका ना सीरीज ये थोड़ा सा रिमेम्बर करना पड़ेगा। हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, प्रूफ रीडिंग एंड ड्राफ्टिंग द फाइनल राइटिंग। बिल्कुल सही, यही तो होगा, और क्या होगा? ये सर ये पेडागॉजी इंग्लिश में आता है। सबसे पहले आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, हाँ, फिर आउटलाइन करेंगे, हाँ, फिर उसको ड्राफ्ट करेंगे, हाँ, और फिर प्रूफ रीडिंग करके लास्ट में जो फाइनल ड्राफ्ट होगा, बिल्कुल, तो ये आएगा फर्स्ट वाला। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।